हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एएमडी एकेडमी। आज हम कक्षा 12 की फिजिक्स पढ़ेंगे, जो कि आज से हमारा फिजिक्स का सेक्शन चलने वाला है। आज से पहली यूनिट जिसकी है स्थिर वैद्युत की। वैसे कक्षा 12 की जो फिजिक्स है उसे दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट मान लीजिए, पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट, दो भागों में डिवाइड है। पहले पार्ट में हम 1 पार्ट से 8 पार्ट तक पढ़ते हैं, जिसकी पहली यूनिट लिखी गई है स्थिर वैद्युतिकी। यदि हम स्थिर वैद्युतिकी के बारे में देखें तो इसके अंतर्गत हम दो पार्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट पहला लेसन और दूसरा लेसन। पहले लेसन में हम पढ़ते क्या है, आवेश के बारे में तथा विद्युत धारा या कहते हैं क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। और यदि दूसरे पार्ट के बारे में बात करें तो दूसरे पार्ट में हम पढ़ते हैं विभव, विभवांतर, संधारित्र। ठीक, पहली यूनिट हमारा क्या है, स्थिर वैद्युतिकी, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंतर्गत हम दो पार्ट पढ़ते हैं। पहले पार्ट जैसे वैद्युत आवेश हो गया, धारा, क्षेत्र। लेकिन दूसरे पार्ट के अंतर्गत हम पढ़ते हैं क्या, विभव, विभवांतर और संधारित्र। ठीक, अब हम आज स्टार्ट करेंगे पहली यूनिट, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। अब सर्वप्रथम जानेंगे स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है। तो आइए स्थिर वैद्युतिकी का मतलब समझते हैं सर्वप्रथम। इसे यदि हम देखें तो इसे दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रो, इसका अर्थ होता है कि चार्ज, चार्ज का मतलब आवेश। और स्टैटिक्स की बात करें तो हम कह सकते हैं एट द रेस्ट, या लिख सकते हैं एट रेस्ट। मतलब चार्ज है, आवेश है, लेकिन उसकी पोजीशन क्या है, स्थिर। तो हम कहते हैं इस पूरे यूनिट में हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आवेश की स्थिति क्या होगी, वह एक स्थान पर स्थिर होगा। तो उसके द्वारा विभिन्न घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें आवेश, स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता, अर्थात भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। दूसरा हम कह सकते हैं भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें आवेशों के गतिज स्थितियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम गतिज वैद्युतिकी कहते हैं। तो सबसे पहली यूनिट स्थिर वैद्युतिकी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला पार्ट है हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या नाम है, पहले पार्ट का हमारा नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सर्वप्रथम हम समझते हैं क्या होता है, वैद्युत क्या है, आवेश क्या है। तो वैद्युत क्या है, तो हम कह सकते हैं यह पूरा ब्रह्मांड जो है एक ऊर्जा का स्रोत है। उसी प्रकार यदि हम विद्युत के बारे में बात करें तो विद्युत एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। अब हम बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो विद्युत की खोज कैसे हुई थी, विद्युत को हमने कैसे जाना था। तो सर्वप्रथम अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या, कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत के बारे में सिस्टमैटिक फॉर्म में बताया था। सर्वप्रथम परिचय किसने कराया था विद्युत का, तो सर्वप्रथम विद्युत का परिचय बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कराया था, जो कि अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे। कैसे समझते हैं, एक समय की बात है जब बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे वो पतंग उड़ाने के बड़े शौकीन थे। एक बार वो पतंग को उड़ा रहे थे। वैसे भी आप जानते हैं अमेरिका में विभिन्न प्रकार की पतंग की प्रतियोगिताएं होती रहती हैं।
तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे एक बार पतंग उड़ा रहे थे कुछ इस प्रकार से, और इस पतंग की डोरी अपने हाथ में पकड़े हुए थे। अचानक से मौसम खराब होने के कारण आकाश में लाइटिंग होने लगी। आप जानते हैं ना, बिजली की चमकने लगती है, आकाश में क्या होने लगी? लाइटिंग। उस लाइटिंग के कारण इन्हें जिस हाथ से पकड़े हुए थे इसे शार्प जैसा महसूस हुआ, बिजली का झटका जैसा इन्होंने महसूस किया। तो उन्होंने बाद में कहा कि जो आकाश में लाइट चमक रही है यह एक प्रकार की क्या है? विद्युत है। तो सर्वप्रथम इन्होंने इसे विद्युत कहा। ठीक, वैसे भी आप जानते हैं जब आकाश में लाइट चमकती है अर्थात तो देखते हैं तो लाइट चमकने के बाद जोर से आवाज आती है, गरजने की, बादल के गरजने की आवाज आती है। तो सर्वप्रथम इसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत कहा। उसके बाद क्या हुआ? कुछ और वैज्ञानिक आए कुछ समय पश्चात, उन्होंने सोचा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब जो हमें विद्युत के बारे में बताए हैं इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, या किस कारण उत्पन्न हुआ? विद्युत जो है या किस कारण उत्पन्न हुआ? तो उस कारण को उन वैज्ञानिकों ने एक्सप्लेन किया, कहा यह घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। घर्षण, तो घर्षण क्या है? किस प्रकार का घर्षण? तो हम कह सकते हैं घर्षण जो है वह बादलों का घर्षण। आप जानते हैं आकाश में बहुत सारे बादल उस समय मूव करते रहते हैं। ठीक, जब ये बादल अगल बगल से गुजरते हैं या एक दूसरे से टकराते हैं तो आकाश में क्या होता है? लाइटिंग होती है और बादल की गरजने की आवाज आती है। इसी प्रकार अन्य वैज्ञानिकों ने कहा कि यह एक प्रकार का घर्षण है, घर्षण के कारण यह विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक, तो इसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे प्रयोग हुए, जिसमें से पहला प्रयोग कुछ इस प्रकार से है। तो आइए उस पहले प्रयोग के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। क्या था पहला प्रयोग? तो प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने एक कांच की छड़ को बिल्ली के खाल से या जैसे जानते बाल से उसे रगड़कर उसे डोरी की सहायता से स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं, और इसी प्रकार दूसरे कांच की छड़ लेते हैं, उसमें भी क्या करते हैं? बिल्ली के बाल से या खाल से रगड़कर उसे इसके सम्मुख लाते हैं, या हम कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं। जब इस कांच की छड़ के पास ये कांच की छड़ लाई जाती है तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण का मतलब है कि ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को धक्का देते हैं दूर हटने के लिए, कुछ इस प्रकार से। ये इस तरफ मूव करने लगता है, ये नीचे की ओर, कुछ इस प्रकार से। जब इसके संदर्भ में फिर दूसरा प्रयोग किया गया, एक एवोनाइट की छड़ ली गई। एवोनाइट एक प्रकार का पदार्थ होता है। एवोनाइट की एक छड़ ली गई, उसे फेलालेन के कपड़े से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया। उसी प्रकार दूसरे एवोनाइट की छड़ को फेलालेन के कपड़े से रगड़कर पुनः इसके पास लाया जाता है। जब ये एवोनाइट की छड़ जब दूसरे एवोनाइट की छड़ के पास जाती है तो क्या होता है? इनके बीच प्रतिकर्षण फिर से वही होता है। ये दोनों क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। फिर इसी प्रकार तीसरा प्रयोग किया गया कुछ इस प्रकार से। एक कांच की छड़ ले गई, उसमें क्या किया गया? उसे बिल्ली की खाल से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है। इसी प्रकार एक एवोनाइट की छड़ को फेलालेन के कपड़े से रगड़कर उसे इसके पास लाया जाता है। ये मान लीजिए हमारे क्या है? एवोनाइट की छड़ है, ये क्या है? कांच की छड़ है। और इसमें एक कौन सी छड़ थी? तो कांच की छड़। ये कौन सी छड़ थी? कांच की छड़। ये कांच की छड़ थी और ये एवोनाइट की छड़ थी।
ठीक। तो कांच के छड़ के पास जब एवोनाइट की छड़ लाई जाती है तब क्या होता है? जैसे ही कांच के छड़ के पास एवोनाइट की छड़ लाई जाती है तो इन दोनों में क्या होता है? आकर्षण होता है। ये दोनों छड़ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर घटना क्या होती है? आकर्षण। और यहाँ पर घटना क्या होती है? प्रतिकर्षण। ठीक। यहाँ पर घटना आकर्षण की होती है, यहाँ पर प्रतिकर्षण की होती है। बाद में सोचा किसमें, बाद में वैज्ञानिकों ने सोचा ये क्या हो रहा है कि एक में आकर्षण हो रहा है, दूसरे में प्रतिकर्षण हो रहा है। तो इसका उन्होंने निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष क्या निकाला? तो उन्होंने एक संक्रिया के बारे में बताया जिसका नाम क्या है? आवेश। उन्होंने फिर आवेश के बारे में बताया और आवेश को उन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक पहली कैटेगरी धन आवेश या कह सकते हैं धनात्मक आवेश, दूसरी कैटेगरी इसकी थी बी नंबर ऋणात्मक आवेश। तुमने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। तो इसमें क्या हुआ? उन्होंने एक परिपाटी की तरह मान लिया कि कांच में धनात्मक आवेश है और इसमें भी धनात्मक आवेश है, इसी कारण इसमें प्रतिकर्षण हुआ। और इसमें मान लिया कि एक में क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? सॉरी, यहां पर था आपका एवोनाइट। उन्होंने मान लिया कि इसमें ऋणात्मक आवेश है, इसमें भी ऋणात्मक आवेश है, इसी कारण यहां पर भी प्रतिकर्षण हुआ। लेकिन इसमें प्लस आवेश होने के कारण और इसमें माइनस होने के कारण इन दोनों में आकर्षण हुआ। लेकिन यह एक परिपाटी की तरह माना गया था। लेकिन कुछ समय पश्चात यह जो थ्योरी थी यह फेलियर डिक्लेयर हो गई, मतलब यह फेल हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं था कि इसमें प्लस है, इसमें भी प्लस है। या ये भी हो सकता था कि कांच वाला माइनस होता, एवोनाइट वाला प्लस होता। हमारे पास कोई प्रमाण ना होने के कारण यह थ्योरी फेल हो गई। फिर मॉडर्न फिजिक्स में एक थ्योरी आई जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी कभी परीक्षा में 2 या 3 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है। तो आइए उस थ्योरी को समझते हैं। उसका नाम है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक। तो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का मतलब क्या है? तो आइए इसे सरल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 परमाणु हैं, ऐसे कुछ इस प्रकार। ठीक। 2 परमाणु हैं, पहला परमाणु है, दूसरे परमाणु का नाम हम रखते हैं। जब इन 2 परमाणुओं के बीच घर्षण कराया जाता है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से हम रिपल्सन कराएं, घर्षण कराएं, फ्रिक्शन होता है, तो क्या होगा? आप जानते हैं परमाणु के अंदर प्लस चार्ज और बाहर क्या होता है? माइनस चार्ज। इसमें क्या होगा? यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ माइनस चार्ज। बाह्यतम कोश में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब अंदर क्या होंगे? प्रोटॉन और बाहर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। जब इन दोनों के बीच घर्षण कराया जाएगा, उस घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊर्जा पाएंगे। बाह्य ऊर्जा पाने के उपरांत ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं और उत्तेजित अवस्था में आने के उपरांत अपना परमाणु छोड़कर दूसरे परमाणु में चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब 2 परमाणु हैं उन्हें यदि हम घर्षण कराएंगे तो घर्षण कराने के उपरांत जो बाहर इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है, उन्हें बाह्य ऊर्जा मिलेगी और बाह्य ऊर्जा मिलने के कारण वे उत्तेजित अवस्था में आ जाएंगे और उत्तेजित अवस्था में आने के उपरांत वे दूसरे परमाणु में चले जाते हैं। अब यहां पर पहले क्या था?
इसमें प्लस चार्ज था और माइनस चार्ज, मतलब जितने प्रोटॉन थे उतने न्यूट्रॉन, मतलब ये उदासीन थे। इसमें ना तो हम कह सकते हैं प्रोटॉन है ना तो न्यूट्रॉन। लेकिन अब यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी, लेकिन प्रोटॉन की वृद्धि। इसी कारण इस पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। लेकिन यहां पर देखेंगे कि इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें आया है, तो इलेक्ट्रॉन पहले जितना था उसमें एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, लेकिन प्रोटॉन में क्या वृद्धि नहीं हुई। हम क्या कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, अर्थात इस पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। इसे लैंग्वेज के रूप में कैसे लिखेंगे, जब दो परमाणुओं के बीच घर्षण कराया जाता है तो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाह्य ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं और वह अपना परमाणु छोड़कर दूसरे परमाणु में चले जाते हैं, जिसके कारण पहले परमाणु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी, जिसके कारण वह धन आवेश की तरह व्यवहार करता है, तथा दूसरे में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण वह ऋण आवेश की तरह व्यवहार करता है। आप इतना ही लिख देंगे तो आपको 2 या 3 मार्क मिल जाएंगे। ठीक, तो ये था आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसके बाद आवेश के बारे में कुछ समझेंगे, आइए समझते हैं। वैसे आवेश क्या है, तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु का वह गुण जो विद्युत क्षेत्र या तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश क्या है, तो हम कह सकते हैं कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या अनुभव कराता है। ठीक, यदि हमारे पास आवेश है तभी हम विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे आवेश का संरक्षण, आवेश संरक्षण का नियम। क्या पढ़ेंगे, आवेश संरक्षण का नियम। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, उसी प्रकार से आवेश संरक्षण का नियम है। क्या है, तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे आपने देखा अभी एक परमाणु था, ये दूसरा परमाणु था, जिसमें से इलेक्ट्रॉन दूसरे में स्थानांतरित हो गया। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात इसका कुल आशय क्या है, किसी विलगित निकाय, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। ठीक, किसी सिस्टम, विलगित निकाय क्या है, एक प्रकार का सिस्टम हम कह सकते हैं कि जितना आवेश था अभी भी उतना आवेश है, लेकिन वह क्या हुआ, एक दूसरे से स्थानांतरित हो गया। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जितना था उतना ही है, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान में चला गया। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश जो होता है हम कह सकते हैं कि नियत होता है। यही आवेश संरक्षण का नियम होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। तो आइए हेडिंग डालते हैं, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, क्वांटिजेशन थ्योरी ऑफ चार्ज। ठीक, क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है, तो हम कह सकते हैं किसी परमाणु में, मान लीजिए हमारे पास एक परमाणु है, किसी परमाणु में उपस्थित कुल आवेश, क्यों, किसी परमाणु में उपस्थित कुल आवेश क्यों, इस परमाणु में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। कुछ इस प्रकार से हम कह सकते हैं, क्यू बराबर यानी
मतलब कोई भी परमाणु होता है तो उसमें जितने, मतलब हम कह सकते हैं कुल जितना आवेश होता है तो उसके उस परमाणु में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात जो n का मान है वह +-1 +-2 +-3 हो सकता है डॉट डॉट इस प्रकार से। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि n का मान जो होगा वह 1/2, 2/3, 4/5, ये नहीं हो सकता। मतलब यह मान जो होगा वह पूर्ण गुणज होगा। लेकिन हाल ही में 1964 ईस्वी में गैलमान एक नाम के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने किसी कण पर आवेश कुछ भिन्नात्मक रूप में खोज किया है जिसे हम क्वार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्क। किसने खोज किया है? 1964 ईस्वी में गैलमान नाम के एक साइंटिस्ट हैं, गैलमान नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने 1964 ईस्वी में कुछ कण पर आवेश की खोज की है। जो आवेश क्या होता है? भिन्नात्मक होता है। जैसे वो कौन कौन से क्वार्क हैं? तो जैसे हम कह सकते हैं किसी कण पर जो आवेश होगा, एक तो पहला था +-1/3e, दूसरा +-2/3e। इसे अपर कारक कहते हैं और इसे अप कारक कहते हैं, इसे डाउन कारक कहते हैं। समझ में आया कि गैलमान वैज्ञानिक ने 1964 ईस्वी में कुछ कण पर कुछ ऐसे आवेश की खोज किया है जिसे हम क्वार्क कहते हैं। वह दो प्रकार से है, जैसे +-1/e और +-2/e। इसे हम क्या करते हैं? अप कारक कहते हैं, इसे हम डाउन कारक कहते हैं। कुछ इस प्रकार से। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, जिसे हम अगले वीडियो में समझेंगे।